हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पार्टिकल इंस्टीट्यूट। क्लास 9th का एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आप एक काम करो, नोटबुक निकाल लो और एक पेन ले लो और फिर ऊपर चैप्टर का नाम लिख दो, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें हम इन डिटेल वर्क, पावर और एनर्जी को देखने वाले हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारे न्यूमेरिकल्स हमारी बुक के खुद ब खुद बनने लगे। ठीक, ओके सर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है आलम, है ना, और आप देख रहे हो फाउंडेशन क्लास फॉर आईआईटी एंड नीट। ठीक है, तो वर्क समझते हैं एज अ टर्म, है ना। वर्क क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज है डे टू डे लाइफ में जो वर्क हम करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसे हम काम समझते हैं डे टू डे लाइफ में, और वहीं पे साइंस के अंदर अगर वही टर्म वर्क को समझते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। जैसे डे टू डे लाइफ में हम कोई चीज पढ़ रहे हैं या कोई चीजें लिख रहे हैं या कोई डायग्राम बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। हालांकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क होता ही नहीं है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क तभी होता है, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए और दूसरा है कि ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए ऑब्जेक्ट में, तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है उस फोर्स की वजह से। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं वर्क का, है ना। वर्क का डेफिनेशन लिखने से पहले कंडीशन लिखते हैं ना। कंडीशन, देयर आर टू कंडीशन there are two condition for work to be done। वर्क करने के दो कंडीशन है हमारे पास। पहला ये है the force must act on the object। फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये है, अगर आपने फोर्स लगा दिया है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। द डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैपन। ठीक है, ये दो कंडीशन है, ये आपके नोटबुक में आ जानी चाहिए कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क तभी होता है ना। साइंस के अकॉर्डिंग वर्क तभी माना जाता है जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, पहली चीज है, और फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये हमारे पास कोई मास है, ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। मान लीजिए फोर्स हमने इधर से लगाया, धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, यानी यहां से ऑब्जेक्ट यहां पे हमें नजर आने चाहिए, है ना, कुछ डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स एक्ट हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर और इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। तो हम तब कहेंगे कि इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है। वर्क कौन करता है? फोर्स करते हैं, है ना, फोर्स ही वर्क करते हैं। तब कहेंगे वर्क हुआ है। वर्क डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वर्क को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। बराबर ये किसके बराबर होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया, वो इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? फोर्स के डायरेक्शन में। ये फोर्स का डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट का इसी डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो चलिए इतना नोट डाउन करिए, फिर वर्क का डेफिनेशन लिखते हैं। ये वर्क को मैंने समझाया आपको, है ना, कि साइंस क्या मानता है, और डे टू डे लाइफ में हमने पढ़ लिया या लिख लिया तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हालांकि साइंस उसे कहता है कि वो काम वाम नहीं है। ठीक है, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। चलिए भाई, तो आपने लिख लिया होगा, हम इरेज कर रहे हैं इसे। यस, अब सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे वर्क, है ना। वर्क क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वर्क, तो लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाई अ फोर्स is equal to by a force is equal to the product of force into the product of force and the displacement
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force in the direction of force, in the direction of force। क्या है डेफिनेशन का मतलब, यहां पे समझिए डेफिनेशन का मतलब क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय अ फोर्स, यानी कि कितना वर्क कर रहा है कौन, फोर्स, है ना, कितना वर्क है ना, किस अमाउंट में फोर्स जो है वर्क करते हैं वो किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इज इक्वल टू वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, कि आपने कितना फोर्स एक्ट किया है वो, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देख रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये सरफेस है हमारे पास, ठीक है सर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है, ये सरफेस आपको दिख रहा है, हाँ सर, अब यहाँ जरा समझिए, इसके ऊपर ये ब्लॉक है रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, ब्लॉक या मास रखा हुआ है। अब मैं इसे, है ना, इस ब्लॉक को क्या लगा रहा हूँ, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, हाँ सर, ये फोर्स लग रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब हुआ कि हमने फोर्स कहाँ एक्ट किया है, यहाँ पे एक्ट किया है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाएंगे, कहाँ पे एक्ट किया है, यहाँ पे, है ना, इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसे कह रहे हैं, इस पॉइंट को जहां पे हमने ये वाला फोर्स यानी रस्सी से खींच रहे हैं, ये मान लीजिए ये रस्सी लगा दिया, इससे मैं ब्लॉक को खींच रहा हूँ, रस्सी लगा के ब्लॉक को खींच रहा हूँ, तो फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, ये फोर्स हो गया। जहां पे मैंने रस्सी बांधा है ना, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि वो पॉइंट है फोर्स जहां पे हमने अप्लाई किया है। फिर हम क्या देख रहे हैं, जब मैं ये फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, मान लिया कि यहाँ पे पहुंच गया, ये कितना डिस्टेंस दूर पहुंचा है, हमें किसे देखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट से हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है मुझे, इसी का क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट, इसी पॉइंट का, इस पॉइंट से लेके आखिर ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसके बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, और ये जो फोर्स है, ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, वर्क, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखिए, फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये, फोर्स का भी डायरेक्शन ये, है ना, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये, फोर्स का भी डायरेक्शन ये, सब इस कंडीशन में क्या होगा, वर्क होगा। डेफिनेशन आई होप कि समझ में आ गया होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय अ फोर्स, यानी कि इस फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा वो डिपेंड करता है, वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी ये वाला फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो देखते हैं। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, पूरा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस फोर्स की वजह से। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है वो इनटू ये जो फोर्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है वर्क। क्या होता है, वर्क होता है। तो इतना नोट डाउन करिए, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। 1 2 3 आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये सबसे खास वर्क का डेफिनेशन है ना। अब इसे और समझिए चीजों को। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वर्क का डेफिनेशन जो होता है, सबसे पहले हमने देख लिया वर्क का डेफिनेशन, है ना। क्या देखा कि अगर सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखे हुए हैं, तो ब्लॉक के किस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है उसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। मान लीजिए हमने एफ फोर्स लगाया, तो हम इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे फोर्स के डायरेक्शन में, इसी पॉइंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसी इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं इसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं फोर्स के डायरेक्शन में। मान लीजिए फोर्स के डायरेक्शन में ही इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी, और ये फोर्स, तो वर्क का फॉर्मूला जो हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला अगर आपसे पूछे कि फॉर्मूला क्या होगा वर्क का, तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क को W से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे लिख लीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है उस पॉइंट का कितना आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल तो डी दिख रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, इसकी यूनिट लिख लीजिए। एस आई यूनिट क्या होता है वर्क का? एस आई यूनिट ऑफ वर्क एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या होता है? वर्क इज जूल, जूल होते हैं। ठीक है सर, जूल। इसे कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। इतना लिखिए। एक और पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है वर्क? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यहां तो लिख लीजिए फिर, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इतना नोट डाउन करिए और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। आपने कर लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट हमने डेफिनेशन लिखा इसका, दूसरा पॉइंट में हमने इसका क्या लिखा? फॉर्मूला लिखा। और तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि ये कैसी क्वांटिटी है, मतलब एसआई यूनिट कैसा क्या है, इसका यूनिट है ना, हमने बताया जूल है इसका यूनिट, है ना। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? जूल। और चौथा पॉइंट था वर्क कैसी क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब मुझे जो दिखाना है आपको एक और चीज, यहाँ पे सवाल लेने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिए, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए सरफेस है हमारे पास। ठीक है सर, ये कोई भी सरफेस है ना, मान लेते हैं ये फ्लोर है जिसपे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, और इसका मास m है। ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस पे और उसका मास m है, और इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स में कैसे अप्लाई कर रहा हूँ? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मान लीजिए कितना F फोर्स अप्लाई किया मैंने, और इस पॉइंट का है ना डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। इस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। कितना हो रहा है? मान लीजिए ये हमने डिस्प्लेसमेंट डी कर दिया। कितना कर दिया? डी डिस्प्लेसमेंट कर दिया। कितना कर दिया? डी डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया, यानी कि ये डी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से ब्लॉक यहाँ आ गया, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गए, है ना। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गए, है ना। इस पूरे ब्लॉक के साथ ये पॉइंट यहाँ पे आ गए हैं, और फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ? थीटा रिप्रेजेंट एंगल, है ना। थीटा रिप्रेजेंट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बन रहे हैं, है ना, उसी को हम थीटा कह रहे हैं। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स, इसके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ये एंगल क्रिएट हो रहे हैं, इसी एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इस केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन ये, इस केस में हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल है। इस केस का वर्क का जो फॉर्मूला होगा, ये वर्क का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे जो वर्क का फॉर्मूला बन के आएगा वो आएंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये लगाते हैं ना। ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है कॉस थीटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डी कॉस थीटा। एफ इज द फोर्स, डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और कॉस थीटा जो है ये एक टर्म है। आगे 10th क्लास में हम इसके ऊपर पूरा चैप्टर ही पढ़ते हैं। फिलहाल अभी समझ लीजिए, है ना, इसी को याद कर लीजिए कि कॉस थीटा का टर्म आता है, कुछ है ये कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे आपको 3 वैल्यू याद रखना है। कॉस थीटा का 3 वैल्यू याद रखना है। एक सर्कल बना लीजिए, वहां पे कॉस थीटा के 3 वैल्यू याद रखने हैं। कॉस 0 डिग्री याद रखना है, जब कॉस को 0 डिग्री पे अप्लाई करेंगे, जब एंगल 0 होगा तब वैल्यू 1 आता है, एक याद रखिएगा। दूसरा, कॉस जब 90 डिग्री पे अप्लाई करेंगे, यानी 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री जब हो जाए, इस केस में 0 आएगा। कॉस 90 कितना आता है? 0। एक और डेफिनेशन याद रखना है इसका, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स एंटी पैरेलल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल जब होता है तब यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा। ठीक, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इतना नोट डाउन करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, हम इरेज करने जा रहे हैं। 1 2 3 चलो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे,
तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एफ डी कॉस थीटा। डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एफ फोर्स है, थीटा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये तीन वैल्यू आपको याद रखने हैं फिलहाल। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होते हैं, cos 180 की वैल्यू -1 होता है। बस इतने से काम हो जाएगा मेरा। चलिए भाई, तो सबसे पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ऐसे करके पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when force and displacement is parallel, force और displacement parallel हो, है ना, और in the same direction, ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और in the same direction, और in the same direction, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है किसी सरफेस पे रखा हुआ, इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में? ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यानी ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स भी इधर एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, ब्लॉक का फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो इसके बीच एंगल जो यानी थीटा जो होते हैं कितना होते हैं? 0 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री, है ना। एंगल बिटवीन, ये क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, वो अभी फिलहाल 0 है इस केस के लिए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होता है, यानी फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों पैरेलल है, यानी सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, अभी बताया था। तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क यहाँ से हो जाएंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा, ये होता है ना। तो फोर्स यहाँ पे F है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट D है, cos यहाँ पे 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा FD। क्या आ जाएंगे? वर्क इज इक्वल टू FD, है ना। जब कभी अब आपको ऐसा दिखे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब सेम होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, FD। ठीक है, ओके सर। चलिए भाई, इतना लिख लो, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। 1 2 3 कर लिया होगा आपने। चलिए, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लिखो एक एग्जाम्पल। वर्क डन बाय gravity, force of gravity, work done by force of gravity if object of mass m is dropped from height h। ठीक है, ये सवाल करिए, है ना। वीडियो पॉज करके ये सवाल को पढ़िए, समझिए, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, तो आपने कर लिया होगा ये काम, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है मेरे लिए, ये क्या है? ग्राउंड है। हाँ सर, ये ग्राउंड है। एक बॉल है ना, एक बॉल है जिसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे ड्रॉप किया गया है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसे h हाइट से ड्रॉप किया गया है ग्राउंड की तरफ। ये h हाइट है, ग्राउंड से बॉल के बीच का अभी डिस्टेंस कितना है? h है ना। h हाइट पे बॉल रखा हुआ है और इसका मास m दे रखा है। क्या मास दे रखा है बॉल का? m दे रखा है। और यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अभी उनसे मतलब नहीं है हमें। ड्रॉप किया गया है और अगर इसे छोड़ा गया, मान लीजिए ये बॉल है, ये ऑब्जेक्ट जिसे मैं छोड़ रहा हूँ, तो कहाँ पे आएगा? ग्राउंड की तरफ आएगा। ये क्यों आ रहा है? ग्रेविटेशन में बताया था, क्योंकि इसके खुद के वेट इसे खींच रहा है, यानी कि अर्थ इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज इसका वेट, है ना, उसी की वजह से ये नीचे आ रहे हैं। उसी की वजह से क्या आ रहे हैं? ये नीचे आ रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन यानी वेट का डायरेक्शन हमेशा किधर होता था? डाउनवर्ड होते थे। ये रहा वेट का डायरेक्शन। वेट का फॉर्मूला क्या होता था? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg, यानी mg का फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। और इसी फोर्स की वजह से, mg फोर्स की वजह से, ये h डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यहाँ से बॉल नीचे आ रहा है, h डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। किस फोर्स की वजह से? इस फोर्स की वजह से। फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और इसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे बॉल आ जाएंगे। ठीक है, कितना नीचे आया है? h नीचे आया है। कितना नीचे आया है? h।
अच्छा, फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? नीचे। दोनों कैसा है? एंगल दोनों के बीच में कितना है? 0 डिग्री, यानी पहला वाला केस। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन यहाँ भी सेम है। ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है? नीचे, है ना। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। ऑब्जेक्ट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है। फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी सेम डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स कैसे लग रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। यानी थीटा यहाँ पे दोनों के बीच 0 डिग्री है। cos 0 की वैल्यू 1। वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करेंगे, FD। क्या अप्लाई करेंगे? वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स केवल mg वाला लग रहा है, तो mg लगाओ यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस बॉल का? h डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, h। तो वर्क क्या आ गया? mgh। इतना नोट डाउन करिए, चलिए इतना नोट डाउन करिए, ये एग्जाम्पल हो गया, यही वर्क आ गया mgh, है ना। और हमेशा वर्क जो आता है ना, जिस फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं, जैसे mg फोर्स की वजह से मैं वर्क निकाल रहा हूँ, तो वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट देखने कितना हुआ है। चलिए नोट डाउन करिए इतना, तो आपने कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2। a constant force of 10 Newton is act on particle of mass 2 kg and of mass 2 kg has displacement of 2 meter. Find work done by constant force की वजह से कितना वर्क हुआ है वो हमें फाइंड करना है। चलिए ये जल्दी से सवाल सॉल्व करिए, है ना। ये सवाल सॉल्व होना ही चाहिए, ये सवाल सॉल्व करो, है ना। चलो वीडियो पॉज कर लिया, सवाल सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सबसे ये सवाल बन जाने चाहिए, है ना, बहुत इजी है। एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, गिवन में क्या दिया है कि एक कांस्टेंट फोर्स जो है एक्ट हो रहे हैं, और उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन ब्लॉक के ऊपर, जिसका मास 2 kg है। मतलब ये मान लीजिए एक पार्टिकल है ना, ये एक पार्टिकल है, इसका मास 2 kg है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है, कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस 10 न्यूटन की फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर हुआ है। कितना? 2 मीटर डिस्प्लेस किए हैं इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसके पास मास है, मास कितना है? 2 kg, ठीक है। मास है 2 kg, तो इसका खुद का वेट किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा वेट, है ना। इसका खुद का वेट किधर लग रहे होंगे? नीचे, ग्राउंड पे रखा हुआ है, mg, ठीक है। mg वेट लग रहा होगा। एक फोर्स ये लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है। हमें वर्क किसकी वजह से पूछा है? कांस्टेंट फोर्स, यानी ये वाले फोर्स की वजह से, है ना। ये जो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं ना, उसकी वजह से पूछा है वर्क, ठीक है। किसकी वजह से पूछा है? 10 न्यूटन की वजह से। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। जब आपसे, है ना, वर्क पूछा जाए, जिस फोर्स की वजह से पूछा जाए ना, सिर्फ उसी फोर्स की वजह से वर्क बताओगे। बाकी कितने भी फोर्स क्यों नहीं एक्ट हो रहा है ब्लॉक पे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। जिस फोर्स का वर्क पूछा है, सिर्फ उसी फोर्स का वर्क बताओगे। बाकी फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं तो उसे भूल जाओगे, ठीक है। उसे नहीं देखना है, सिर्फ उसी को देखना है जिससे पूछा गया है वर्क, ठीक। चलिए, तो वर्क इज इक्वल टू हो गया क्या? फोर्स। देखो फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी ब्लॉक का इधर हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट FD लिख दीजिए, है ना। F कितना है? 10, D कितना है? 2, तो 20 न्यूटन। कितना आ गया? 20 जूल, सॉरी कितना आ गया? 20 जूल, ठीक है। वर्क कितना आ गया? 20 जूल। इतना नोट डाउन करिए, ठीक है। एक बात हमेशा नोट डाउन करना है, जिस फोर्स की वजह से वर्क पूछा जाए उसी फोर्स को देखना है, बाकी को देखने नहीं है, बाकी को नहीं देखने हैं, सिर्फ उसी फोर्स को देखने हैं, ठीक है। चलो भाई, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए केस नंबर 2 डालिए जरा। केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 पे सवाल थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं? फॉर्मूला FD, है ना। F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं। ओके सर। सेकंड, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। व्हेन फोर्स इज नॉर्मल, इज एक्ट नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, केस पहले, सेकंड केस में ये कहा जा रहा है
कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस पे रखा हुआ है, यस सर, इसके पास मास है, हाँ सर मास है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्स जो है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, इन दोनों के बीच, ये डिस्प्लेसमेंट है डी, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है ओके सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का आगे हुआ है, ठीक है। फोर्स ऊपर लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर, है ना, ये पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे किधर फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का किधर हुआ है इधर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, फोर्स ऊपर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री एंगल है कि नहीं 90 डिग्री, बिल्कुल सर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ओके। तो इस केस में वर्क क्या होगा जब बताओ, वर्क इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर एंगल बन रहा है तो वर्क का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बड़ा वाला एफ डी कॉस थीटा, ये अप्लाई करेंगे, ठीक है सर। एफ फोर्स तो एफ ही है, हाँ एफ है, और डिस्प्लेसमेंट तो डी ही है, ठीक है। कॉस थीटा कितना है, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, तो यहाँ cos 90 लिखोगे, ठीक है। और हमने आपको cos 90 की वैल्यू कितना बताया था, 0 बताया था, तो cos 90 0 हो गया, यानी एफ डी इंटू 0, एफ डी कोई भी नंबर को 0 से इंटू करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, है ना, यानी वर्क क्या आ गया 0। आज से ये याद रखोगे, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, यानी नॉर्मल होंगे, एक दूसरे का कैसा होगा नॉर्मल होगा, उस केस में डायरेक्टली आपको वर्क क्या लिख देना है 0 लिख देना है। इतने सारे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्क क्या लिख देंगे 0, वर्क 0 लिख के ये रिजल्ट लिख देंगे कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क इज 0, ठीक है, वर्क इज 0। चलिए इतना नोट डाउन करिए, कर लिया। एक सवाल लेते हैं इसके ऊपर, 1 2 3 नोट डाउन कर लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन इसके ऊपर। चलिए भाई एग्जाम्पल लिखो, कूली कैरी लोड ऑन हिज हेड, एक कुली है जो कि लगेज कैरी कर रहे हैं या लोड, है ना, लगेज कैरी कर रहे हैं या लोड कैरी कर रहे हैं वो अपने सर पे। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है वेट, यही होते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट कौन लगाता है अर्थ, ऑब्जेक्ट बाय अर्थ, ठीक है। एक कुली है ना, वो कुली अपने सर पे लोड रखा हुआ है ना, लगेज रखे हुए हैं, और कुली जो है लगेज रख के आगे आगे चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये रोड है, हाँ, इसके ऊपर कुली बैठा हुआ है, कौन है ये कुली है ना, ये कुली भैया है, कुली भैया अपने सर पे क्या ले रखा है लोड ले रखा है, ठीक। ये है इसके ऊपर डब्बा, डब्बा सर पे ले रखा है, इसका मास क्या है एम मास है। कुली भैया जो है इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, किधर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट। डब्बा सर पे रखा हुआ है, कुली भैया आगे चल रहे हैं, कुली भैया आगे चल रहे हैं, डब्बा सर पे रखा हुआ है, डब्बा सर पे रखा हुआ है, तो वेट, वेट किधर लगता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगते हैं, यानी वेट का ये होगा डायरेक्शन। वेट की वैल्यू कितनी होती है mg के बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वेट हो गया। वेट नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो बताओ वर्क क्या आएगा, जल्दी बताओ, वर्क डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डायरेक्ट कितना आ जाएगा बताओ 0, डायरेक्ट वर्क को 0 लिख देना है, 0 जूल, है ना, यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क किसकी वजह से पूछ रहा था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वर्क कितना है 0 जूल है, क्यों है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके लिख लो, इसे लिखो, ठीक है। 1 2 3 इरेज कर रहा हूं, एक और केस देखने जा रहे हैं, है ना, एक और केस देखेंगे। जब भी एंगल 90 डिग्री बने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो उस केस में हमें वर्क कितना लेना है 0, है ना, 0 लेना है। चलिए केस थर्ड देखिए, केस थर्ड, केस थर्ड, है ना, केस थर्ड, when force and displacement of object is anti-parallel, parallel,
या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन और इन अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है सर। इस केस में जब मान लीजिए ये सरफेस है ना, ग्राउंड है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है अगेन, ठीक है, मास का फोर्स इसके ऊपर है ना, ठीक है, फोर्स इसके ऊपर किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। फोर्स किधर लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब इधर फोर्स लग रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स लग रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का हो रहा है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर। ठीक है, फोर्स के जस्ट अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का। ये मास m है इस ब्लॉक का, फोर्स किधर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं, हाँ अपोजिट है ना, अपोजिट है। इस केस में है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, फोर्स ब्लॉक के ऊपर है ना, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल, थीटा इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री एंगल है तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू मैंने बताया था आपको -1 होता है, कॉस 180 की वैल्यू -1। तो यहाँ से वर्क क्या आ जाएगा, यहाँ से वर्क इधर लिखिए, वर्क इज इक्वल टू आ जाएंगे एफ डी इंटू -1 इंटू -1, तो ये हो जाएंगे -FD, क्या आ जाएंगे, -FD। आज से ये याद रखना है ना, इतना सॉल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है या एंटी पैरेलल है, उस केस में वर्क क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे, -FD। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ऐसा कैसे होता है। मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा किधर लगता है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लगते हैं, अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लगते हैं, है ना। फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट होता है, अपोजिट टू द मोशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस केस में है ना, अगर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क निकालेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यस सर। चलो नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन करो, हम इरेज करने जा रहे हैं 1 2 3। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन, a particle is projected vertically upward, vertically upward। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, हाँ सर। a particle is projected vertically upward and traveled a height h, okay sir। if mass of particle is m, find work done by weight of particle, पार्टिकल की वेट, पार्टिकल का जो वेट है उसने कितना वर्क किया है, उस फोर्स ने कितना वर्क किया है, वेट इज अ फोर्स, उस फोर्स ने कितना वर्क किया है वो निकालने हैं। तो आप जल्दी से क्या करो, आप जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो, है ना, वीडियो पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो ये है सॉल्यूशन। अब देखो क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ फेंका गया है ना, सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया इस मास को। ठीक है, ये भाई साहब कहां तक आए हैं, h हाइट तक आए हैं। ये पार्टिकल कहां तक आया है, h हाइट अचीव किया है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में हुआ है। यस सर, h हाइट यहां तक, ओके। इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, है ना, इसका वेट किधर लग रहा होगा, हमेशा नीचे, है ना। वेट इसका किधर लगेगा, हमेशा नीचे, mg के बराबर। वेट यहाँ पे किधर लगेगा, mg के बराबर। वेट एक फोर्स है तो Fw इज फोर्स ड्यू टू वेट, ऐसा मान लो। ठीक है, यहाँ भी वेट लग रहा होगा इस ब्लॉक का, है ना। Fw कितना है, mg, हमेशा नीचे ही लगेगा। देखो यहाँ भी नीचे, यानी जहां जहां बॉल होगा इस रास्ते में, इस रास्ते में बॉल जहां जहां होगा, पार्टिकल जहां जहां होंगे, उसके वेट का डायरेक्शन हमेशा नीचे होगा, यानी फोर्स नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच कितना एंगल, 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -FD। वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -FD। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल हो, उस केस में डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, -FD। क्या लिखेंगे, -FD। ठीक है, बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट साइन के साथ -FD, माइनस लगा देंगे। फोर्स कितना है, mg के बराबर, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, ये बॉल यहाँ था,
फाइनली यहाँ पहुंचे, एच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एच, तो वर्क कितना आ गया माइनस एम जी एच, वर्क कितना आ गया माइनस एम जी एच। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, तो इसे नोट डाउन कर, नोट डाउन कर, वेरी गुड। समझ में आ गया तीनों केस, है ना, 3 केस थे हमारे पास, और मजा आ गया होगा, है ना, समझने में। चलिए अब यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं, हम एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि वर्क पॉजिटिव हो सकता है, यस, अभी एग्जांपल देखे थे, वर्क पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव अभी हमने देखा था, वर्क की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, वर्क जीरो भी आता है, केस नंबर 2 वर्क जीरो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितना एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, तो उस केस में वर्क कितना आता है, उस फोर्स की वजह से जीरो आते हैं, है ना, जीरो। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, वर्क मे बी पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव आ सकता है, यस सर, वर्क मे बी नेगेटिव एंड जीरो एंड नेगेटिव, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुआ, यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। चलो एक और सवाल लेते हैं, फिर क्लास को हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे फिर। चलिए भाई यहीं पे एक सवाल नोट डाउन कर लीजिए, ना, यहीं पे एक सवाल लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखो और देखो, a constant force is act, a constant force is act always, a constant force is act always horizontal, find work done by this constant force, find work done by this force if particle move from point A to B, ठीक है। अब डायग्राम देखो, इसके लिए फिगर दे रखा है, एक फिगर है सेमी सर्कल, कैसा है, सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी सर्कल एक फिगर दे रखा है, इसका सेंटर ये है ना, सेंटर ये, और इसके खुद के रेडियस भी है ना, इसका रेडियस आर है, ओके सर। एक पार्टिकल जो है इस ए पॉइंट पे रखा हुआ था, है ना, यहाँ पे एक पार्टिकल रखे हुए थे, ओके सर, ये पार्टिकल रखा हुआ है सर, अच्छे से एक पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कितना डिस्टेंस दूर रखा हुआ है पार्टिकल, तो ये रेडियस के बराबर है ना, आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट से रखा हुआ है, ये ए पॉइंट है, क्या है ये ए पॉइंट है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स किधर लग रहा है, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन होते हैं, ठीक, फोर्स किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना, एफ, ठीक है, एफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एफ। अब पार्टिकल फिर यहाँ पे पहुंच जाता है, पार्टिकल थोड़ी देर बाद कहाँ पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे, ये पॉइंट को इन्होंने बी बोला है, क्या बोला है, बी। अब भी यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहे होंगे, मान लीजिए बीच में कभी पार्टिकल यहाँ भी आया होगा, यहाँ भी आए होंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। हमें इसी फोर्स की वजह से ये बताना है कि जब पार्टिकल ए से बी पॉइंट पे गया होगा, ए से कहाँ गया होगा, बी पे, तो इस फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ है, इस फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये होता है along the direction of force, along the direction of force, मेन तो ये होता है फॉर्मूला, along the direction of force। यानी क्या बोल रहा है कि वर्क जो होगा वो क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, एफ, और किस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है ना, पार्टिकल के इस पॉइंट पे, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट पे लग रहे हैं, और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर नहीं, इस पॉइंट फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होना चाहिए, इस पॉइंट का, इधर, हाँ, तो इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखो, पॉइंट ए पे था पार्टिकल, हाँ, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है पार्टिकल का इस डायरेक्शन में कितना होगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डाल दीजिए, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है इतना हुआ है, कितना, डी हुआ है, कितना हुआ है, डी। फोर्स के डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यानी हॉरिजॉन्टली इतना मूव किया है पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक मूव किया हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इधर मूव किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इधर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, ये जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ये होगा, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है। ये क्यों डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ पे हमें जो लेना है फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है किस डायरेक्शन में, फोर्स के ही डायरेक्शन में। फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, ठीक है। फोर्स ये हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही ढूंढेंगे। तो यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, ये किसके बराबर है, रेडियस, है ना। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस के बराबर। यानी अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में सॉल्यूशन देखें तो फोर्स क्या दिया गया है, फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स दिया गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने पता कर लिया कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी आर। वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ आर। इसे नोट डाउन करिए, एफ आर समझ गए होंगे। ये पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा, किस फोर्स की वजह से, एफ फोर्स की वजह से, इस वाले फोर्स की वजह से। और इस फोर्स की वजह से वर्क अगर निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इस फोर्स के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस फोर्स के अलोंग डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी आर के ही बराबर है, डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट आर के बराबर है, तो एफ आर आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए। और डेफिनेशन का मतलब इस एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। ओके, आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।